समस्त मानव, विश्व के मानव के बीच में आलोकित करने वाला, पथ प्रशस्त करने वाला समाज, सात्विक समाज, ये ब्राह्मण समाज का जो ये सम्मानित मंच है, इसमें महापुरुषों का सानिध्य उपलब्ध है। मैं सबसे पहले इस मंच को प्रणाम करता हूँ और उसके बाद मेरे सामने जो उपस्थित मेरे मित्रगण हैं, समाज के जो बंधु मेरे यहाँ उपस्थित हैं, जो आज अपना समय निकाल के समाज को मजबूत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपके आने से हमें बल मिलता है, आप हमें बताते हैं कि हम सही रास्ते पे आगे जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत स्वागत है। मित्रों, जो समाज उठकर खड़ा नहीं होता है, अपने अधिकार को पहचानता नहीं है, संदर्भ में निर्णय नहीं करता है, वो समय के साथ फिर मिट जाता है। लेकिन मैं यह आश्वस्त कराना चाहता हूं कि ब्राह्मण समाज आज यहाँ इकट्ठा है और इकट्ठा होकर वो यह संदेश देना चाहता है, सिर्फ मेरठ को नहीं, दिल्ली को भी, लखनऊ को भी और समस्त विश्व को, कि हम सब संगठित हैं और हम एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मित्रों, बहुत लंबे समय से, जैसे कि हमारे माननीय धर्मवीर जी ने कहा कि हमारा समाज आवश्यक मूलभूत सुविधाओं से बहुत वंचित रहता है। क्या ऐसा नहीं है कि हमें भी जो है, जो गरीब विप्र है, उसके बच्चों को 14% या 16% आरक्षण मिले? क्या ऐसा नहीं है कि हमारे लिए भी जो है एक राष्ट्रीय बोर्ड बनाया जाए और हमारे संतों में से किसी को उसका अध्यक्ष बनाकर इस बोर्ड से कल्याणकारी कार्य करवाए जाए? क्या ऐसा नहीं है कि जैसे दूसरे वर्गों के बच्चों के लिए छात्रावास, सरकारी छात्रावास उपलब्ध हैं, हमारे समाज के बच्चों के लिए भी उपलब्ध हों? क्या ऐसा नहीं है कि जो एट्रोसिटीज एक्ट है, जो केवल हम पर लागू होता है, सवर्ण लोगों के ऊपर, उसे समाप्त किया जाए? आप जानते हैं, उस पर गिरफ्तारी से पहले कोई जांच नहीं होती। गिरफ्तारी के दौरान आप एंटीसिपेटरी बेल नहीं दे सकते। आप जब जेल जाते हैं तो वहां से पैरोल में नहीं निकल सकते। और अगर आप वहां सत्कर्म भी करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो समय से पहले आपने छोड़ा नहीं जाएगा, उस एक्ट में पहले ही लिखा हुआ है। क्या इस तरह के एक तरफा काले कानून को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए? मित्रों, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस तरह की बातों में विचार करने के लिए कि वो जो चीजें गलत हैं, हमें उसका प्रतिकार करना पड़ेगा और हमें खड़े होकर ये बताना पड़ेगा कि हमारा समाज एकजुट है और अब बस हो चुकी है। दोस्तों, हमारे यहाँ से इकट्ठा होने से बात नहीं बनेगी। हमारी बात जब तक संसद में, हमारी बात जब तक विधानसभा में नहीं उठेगी, जब तक हमारा वहां पर प्रतिनिधि नहीं होगा, कोई हमारा झंडा बुलंद नहीं करेगा, तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि सरकार वहां से चलती है, कानून वहां से चलता है। और वो कब होगा? जब आप अपने में से एक चुनकर आदमी भेजेंगे, 2 चुनकर आदमी भेजेंगे संसद में, विधानसभा में, और वो आपकी आवाज को आपके लिए उठाएंगे, तभी वहां से कानून बनेंगे आपके लिए। कैसा नहीं है कि मंदिरों की गिनती होनी चाहिए, वहां के पुजारियों को, संतों को प्रति माह 10,000 रुपए का न्यूनतम मानदेय मिलना चाहिए। आज तक हमारी गिनती क्यों नहीं हुई, जबकि दूसरे संप्रदायों के संस्थानों की गिनती हो चुकी है, उनको मानदेय भी दिया जाता है। हमारे ब्राह्मण समाज को इससे क्यों वंचित रखा गया है? मित्रों, जब तक आप अपने लोगों को कानून बनाने वाली जगह पर नहीं पहुंचाएंगे, तब तक आपका कुछ भला नहीं होने वाला है, क्योंकि आपकी आवाज ही तो बन चुका है। हमारे कुछ जिज्ञासु साथियों ने हमसे पूछा कि आपने संतों और ब्राह्मणों के इस मंच पर राजनीतिक प्रतिनिधि सुनील भराला को क्यों बैठाया? मैं बताता हूं मित्रों, आज पत्रकारों ने भी, मीडिया ने पूछा था कि आपका मुख्य अतिथि सुनील भराला क्यों है। मैं बताता हूं क्यों। क्या आप एक बात बताइए, ब्राह्मण समाज के लिए और सभी वर्गों के लिए आधी रात को कौन खड़ा रहता है? सुनील भराला। सबकी आवाज को बुलंद करता है, कौन करता है? सुनील भराला। पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक ही व्यक्ति जानता है कि समाज के लिए कभी भी आती रात को पहुंच जाओ, किसका नाम आता है? सुनील भराला। झुग्गियों के किनारे जो लोग बैठे हुए जिनके पास घर नहीं है, रात के 3 बजे खटखटाते दरवाजा, किसका खटखटा जाता है? सुनील भराला। उसकी आवाज को लेकर प्रशासन से लड़ता है, कौन लड़ता है? सुनील भराला।
श्रम कल्याण परिषद का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जब कोरोना जैसी महामारी फैल गई, ऐसे दौरान भी 3.5 लाख किलोमीटर यात्रा करके लोगों को जोड़ने वाला कौन व्यक्ति? सुनील बादल। करोड़ों लोगों को ई श्रम कार्ड से जोड़कर सरकारी लाभ देने वाला व्यक्ति कौन? सुनील बादल। अगर मेरी बात सच है तो आप एक बार जोरदार तालियों से सुनील बादल का स्वागत करके बताइए और तालियां